अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। जब भी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं तो उसमें चार मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनती है, दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी और चौथे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये चार इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो कंपनीज की होती है। इसमें से हम आज इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो हमें बताती है कि हमारी कंपनी में कितने गेन्स हुए हैं या प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और हमने कितनी सेल्स की हैं और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनकम स्टेटमेंट से पता लगती हैं। इनकम स्टेटमेंट वैसे आमतौर पे कंपनी जो है वो एक साल बाद बनाती है, पूरे एक साल की इनकम स्टेटमेंट होती है। और इनकम स्टेटमेंट मंथली भी बनती हैं जो कि मैनेजमेंट यूज़ करती है, और क्वार्टरली भी बनती है, हर 4 महीने बाद भी बनती है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए होती है कि वो देखना चाहते हैं कि कंपनीज जो है वो कैसी सेल्स कर रही हैं और उनके कितने एक्सपेंसेस होते हैं। सो अब जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट होता है सेल्स और रेवेन्यू का। सेल्स या रेवेन्यू का मतलब ये है कि उस साल में हमारी कंपनी ने अपने कितने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचे हैं या कितनी सर्विसेज अपने कस्टमर को दी है, उन सब की जो टोटल प्राइस बनती है वो हम यहाँ पे सेल्स और रेवेन्यू के आगे लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स के बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम COGS भी कहते हैं। सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट कॉस्ट होती है प्रोडक्ट को बनाने में। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, फॉर एग्जांपल उसका रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और लेबर की ज़रूरत होती है जो कि उस प्रोडक्ट को बनाता है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं। और उस कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स में से माइनस करना होता है इनकम स्टेटमेंट में। जब हम सेल्स में से COGS को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की सब्ट्रैक्ट नहीं हुई भी होती। COGS से हमने जो डायरेक्ट कॉस्ट थी प्रोडक्ट की वो तो सब्ट्रैक्ट कर ली थी, लेकिन अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट होना बाकी है। तो अभी हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम सेल्स में से COGS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्ट को आगे बेचने में इस्तेमाल होती है। COGS जो थी वो हमारे प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट थी, प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रही थी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को आगे बेचने में यूज़ हो रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाते हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस वर्क से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT भी कहते हैं। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऐसी अर्निंग जो कि जिससे अभी इंटरेस्ट और टैक्सेस जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। तो हम जब इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $6500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT आने के बाद हमने यहाँ से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब भी हमारी कंपनी किसी से लोन लेती है, डेट लेती है, तो उसके बदले में हर महीने उसे इंटरेस्ट की पेमेंट भी पे करनी होती है। तो वही इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे हम EBT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ EBIT था, इंटरेस्ट था, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया इसलिए यहाँ बचा EBT। $6500 में से हमने $500 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास $6000 आ गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट का लफ्ज यूज हुआ है। अगर यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आता तो यहाँ पे नेट लॉस का लफ्ज यूज होता। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स EBT आने के बाद हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है टैक्स को। टैक्स जो होता है वो हमारा EBT का परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स रेट जो है वो 40% है। अगर हम EBT का 40% ले, $6000 का 40% ले, तो हमारे पास आएगा $2400। हमने EBT में से टैक्स को माइनस कर दिया, 6000 में $2400 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया $3600। ये हमारे पास होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है इस वजह से ये है प्रॉफिट, लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये होगा लॉस। यहाँ पे लॉस का लफ्ज यूज होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है प्रेफर्ड डिविडेंड। अगर हमारी कंपनी के कोई प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं तो ये स्टेप होगा, अदरवाइज ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे और हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर होगा। लेकिन इस कंपनी की प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं, इस वजह से हमने यहाँ से प्रेफर्ड डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट किया है।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारे पास $600 है, उसमें से हमने प्रेफर्ड डिविडेंड $1000 का जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर आ गए $2600। सो जो लास्ट में हमारे पास अर्निंग बचती है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम डेट होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे करते हैं, और जो लास्ट में बचता है उनको हम कॉमन स्टॉक होल्डर में डिवाइड करते हैं। इसीलिए हमारे कॉमन स्टॉक होल्डर रेजिडुअल ओनर होते हैं, जो लास्ट में बचता है वो उनको मिलता है, और अगर कोई भी रकम नहीं बचेगी, कोई भी प्राइस नहीं बचेगी, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स में से सीओजीएस को सब्ट्रैक्ट किया तो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आया। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आया। इसे हम ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी में से हमने सब्ट्रैक्ट किया इंटरेस्ट को तो नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आया। इसे ईबीटी भी कहा जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में से हमने सब्ट्रैक्ट किया टैक्स। टैक्स जो है वो ईबीटी का परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 40% टैक्स है तो हम 40% को ईबीटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे ईबीटी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ईबीटी में से जब हम टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स में से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है प्रेफर्ड डिविडेंड। अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है तो प्रेफर्ड डिविडेंड सब्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। जब हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफर्ड डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट किया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर हमारे पास आता है। उसे हम नेट प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं।